नाउ हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का बिहार 247 पे। आई होप सो गाइज आप सभी लोग बहुत ही स्वस्थ और मस्त और ज़बरदस्त होंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी प्यारे दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। जल्दी जल्दी से जुड़ जाएं सभी लोग एक बार। जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि बिल्कुल नेहा जी जुड़ चुकी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत अभिनंदन है। रुचि भी जुड़ चुकी हैं। तो बिल्कुल हम लोग चलेंगे आज और जानने की कोशिश करेंगे बेहतरीन क्वेश्चन आप सभी के इस शो में, जिससे कि आप सभी लोग जानते हैं आर पार श्रृंखला हमारी जीके जीएस की आर पार श्रृंखला चल रही है। इस श्रृंखला में आज हम डिस्कस कर रहे हैं 29th पार्ट को, जो कि आप सभी प्यारे दोस्तों को पता है क्या है भाई, जल्दी से बता दो। आज 3 नवंबर है और बस भाई कल दिवाली है। तो आप सभी प्यारे बच्चों के लिए ढेर सारी सबसे पहले तो शुभकामनाएं दिवाली की, और उसके बाद हम चलेंगे अपने कहां पर, क्लास की ओर। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं मेरे प्यारे दोस्तों कि आप सभी लोगों को ढेर सारी दिवाली की शुभकामनाएं, और ये अड्डा परिवार की ओर से और मेरी ओर से आप सभी प्यारे दोस्तों को बहुत बहुत कहते नहीं है हैप्पी एंड प्रॉस्पर दिवाली आप सभी लोग मनाएं, और बेहतरीन तरीके से कहीं ना कहीं आप कि ये दिवाली जो है बेहतरीन तरीके से, और आने वाली जो दिवाली हो उस दिवाली को आप एक सफल व्यक्ति के रूप में, एक सफल स्टूडेंट के रूप में सेलिब्रेट करें। ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं आप सभी प्यारे बच्चों को। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम बढ़ते हैं अपने मोटिवेशन की ओर और आज के सेशन का आगाज़ करते हैं और आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। तो आज का सेशन क्या रहा है, सबसे पहले तो हम ये बताएंगे भैया, आज का जो मोटिवेशन है कह रहा है 2 चेहरे इंसान कभी नहीं भूलता, 2 चेहरे इंसान कभी नहीं भूलता, एक मुश्किल में साथ देने वाले का और दूसरा मुश्किल में साथ छोड़ने वाले का। तो कहीं ना कहीं ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा और हमेशा याद रखिएगा कि हमेशा आप सभी लोग जितने भी बच्चे हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं बिहार 247 पर, वो सभी इस बात को याद रखें कि आपके जीवन में 2 पर्सन कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो बहुत मायने रखते हैं, वो हैं आपके माता पिता। तो आप सभी लोग कहीं ना कहीं, क्योंकि देखिए जीवन में अगर कोई साथ नहीं छोड़ता है तो वो माता पिता ही हैं, बाकी तो आप जानते ही हैं दुनिया में क्या सिनेरियो चल रहा है, ये आपको बिल्कुल बात पता है। तो कहीं ना कहीं हम बढ़ते हैं आज अपने पहले क्वेश्चन की ओर, और पहला क्वेश्चन हमारा आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है। क्या कह रहा है उसे देखते हैं। कह रहा है भारत के योजना आयोग को नीति आयोग के रूप में बदल दिया गया था। तो कब बदला गया था आप सभी को ये बताना है। ऑप्शन कह रहा है मार्च 2015, जनवरी 2015, दिसंबर 2015 और अप्रैल 2015। तो व्हाट इज द करेक्ट एंड राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन, टेल मी गाइस फास्ट। जल्दी से सभी प्यारे बच्चे बताएंगे कि क्या होगा। देखो आप सभी को एक बात पता होनी चाहिए, योजना आयोग को कहते हैं हम सभी लोग प्लानिंग कमीशन। क्या कहते हैं? प्लानिंग कमीशन कहते हैं। और इसकी स्थापना की गई थी 15 मार्च 1950 को। कब की गई थी? 15 मार्च 1950 को। इसके जो चेयरपर्सन होते हैं, वो कौन होते हैं बेटा, जल्दी से बता दो। इसके जो चेयरपर्सन होते हैं वो होते हैं आप सभी के प्रधानमंत्री। कौन होते हैं बेटा? प्रधानमंत्री इसके चेयरपर्सन होते हैं। बोलो हाँ या ना, आप चेयरमैन कह सकते हो। इस प्लानिंग कमीशन ने कुल मिला के 12 5 ईयर प्लान बनाए थे, 12 5 ईयर प्लान बनाए थे, इस बात को ध्यान रखिएगा। फिर आता है आपका नीति आयोग। क्या आता है भाई? नीति आयोग आता है। जो कब आया नीति आयोग, जल्दी से बोलो। नीति आयोग कब आया मेरे प्यारे भाई? ये आया था 1 जनवरी 2015 को। कब आया था? 2015 में आया था 1 जनवरी को, और इसने प्लानिंग कमीशन का स्थान लिया। तो करेक्ट और झमाझम आंसर क्या हो गया? बी इज़ द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। बहुत बेहतरीन बेटा, नेहा बहुत बढ़िया, रुचि बहुत बेहतरीन आंसर कर रही है, प्रशोनजीत बहुत बढ़िया, सभी प्यारे बच्चे बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं। और बिल्कुल मेरे प्यारे दोस्त छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए हैं सीएम साहब हमारे सिद्धार्थ जी, बहुत बहुत स्वागत है सभी का। तो जल्दी जल्दी से सभी लोग आंसर करते रहें। अनु हैं, बिल्कुल सभी लोग आंसर करेंगे बेहतरीन तरीके से, आई होप सो। और हमारे रॉकी राज भी आंसर कर रहे हैं बहुत बढ़िया तरीके से और बहुत अच्छे तरीके से। चलिए बढ़ते हैं आगे और जानने की कोशिश करते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन जो हम लोगों का कह रहा है मेरे प्यारे साथियों, वो कह रहा है भारत में जीएसटी लागू है या लागू हुआ था। जल्दी से बताइए। जीएसटी इज इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया फ्रॉम मार्च 2017,
जून 2017 एंड जुलाई 2017 और अगस्त 2017। जीएसटी आप सभी लोग जानते हैं हमारे भारत में दो तरीके के टैक्सेस हैं, या आप ऐसे कह लो कि हमारे भारत में या इंडिया में, हमारा प्यारा भारत, यहाँ पर जो टैक्सेस हैं वो दो तरीके के हैं। एक जो टैक्स है उसे कहते हैं मेरे प्यारे भाई डायरेक्ट टैक्स। क्या कहते हैं? डायरेक्ट टैक्स। और दूसरे को कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। बोलो यस और नो। पहला डायरेक्ट टैक्स और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स। अगर मैं डायरेक्ट टैक्स की बात करूं, डायरेक्ट टैक्स कौन से होते हैं भाई? सिंपल सी बात है, जो आप पर लगे हों और आप ही को देने हों। जैसे लुक लाइक इनकम टैक्स हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, जिस पर लगे होते हैं उसी को देना होता है। बोलो ऐसा तो नहीं होता कि इनकम टैक्स लगा मेरे ऊपर था लेकिन देना हमारे क्या नाम प्रशोनजीत को पड़ गया, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। रॉकी राज को देना पड़ गया या नेहा को देना पड़ गया, बोलो जल्दी से, नहीं ना। तो कहीं ना कहीं इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा और याद रखिएगा। बिल्कुल मोहम्मद इसरार जी भी जुड़ रहे हैं, बहुत बढ़िया। विपुल जी भी हैं, बहुत बढ़िया। सीमंत वेरी गुड भैया। साम सिंह कूल भी हैं, बहुत बढ़िया। तो डायरेक्ट टैक्स वो होता है जो आप पर डायरेक्ट लग रहा है। इनडायरेक्ट वो होता है लगा पड़ोसी पर हो, देना आपको पड़ जाए। लगा पड़ोसी पर हो, देना आपको पड़ जाए, इसे कहते हैं हम क्या? इनडायरेक्ट टैक्स। अब बात आती है कि भारत में जो इनडायरेक्ट टैक्सेस थे इनको रिमूव कर दिया गया। इनको क्या कर दिया गया? रिमूव कर दिया गया। और इसी के स्थान पे ले आए जीएसटी, जिसे बोलते हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, या आप लोग कहते हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। और जो आप लोग कहते हैं वो क्या कहते हैं भैया? गब्बर सिंह टैक्स। बोलो तो कब आया था? ये लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 से। कब से लागू हुआ था? 1 जुलाई 2017 से इसे लागू किया गया था। इस बात को सभी प्यारे बच्चे याद रखेंगे और सभी प्यारे बच्चे ध्यान भी रखेंगे। तो आई होप सो गाइस आप सभी को इतनी बात क्लियर हो गई होगी। चलिए बढ़ता हूं मैं आगे। अगला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, जानने की कोशिश करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है भारत का पहला डिजिटल विलेज अकोदरा किस राज्य में स्थित है? तो सबसे पहले तो आपको एक क्वेश्चन ये क्लियर हो गया कि भारत का जो सबसे पहला डिजिटल विलेज है वो कौन सा है। भारत का सबसे पहला डिजिटल विलेज कौन सा है? तो आप कहोगे अकोदरा। पहले ये क्वेश्चन क्लियर करो, ठीक है। फर्स्ट डिजिटल विलेज जिसका नाम क्या है? अकोदरा। अकोदरा, ठीक है। ये अब बात आती है कि किस राज्य में स्थित है? गुजरात में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में और राजस्थान में। तो आपको एक बात तो पता ही है, वडोदरा, अकोदरा, तो ऐसा समझ में आ रहा है ना। तो अकोदरा लोकेटेड नियर बड़ोदरा इन गुजरात। तो करेक्ट और झमाझम आंसर बता दो जल्दी से। बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार, जबरदस्त भैया। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से बोलो, करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से बता दो। करेक्ट आंसर होगा गुजरात। बोलो मेरे प्यारे दोस्त, मुद्दा क्लियर सभी को? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। नेहा, प्रशोनजीत, वेरी गुड। इसरार, बहुत बेहतरीन। सैम कूल सिंह भैया हमारे, बहुत बढ़िया, क्या बात है। श्रेया, बिल्कुल वेरी गुड बेटा, बहुत ज़बरदस्त। रुचि, अनु, बिल्कुल बेटा, जल्दी जल्दी से आंसर करते रहिए। छत्तीसगढ़ के सीएम साहब भी हैं, बहुत ज़बरदस्त आंसर कर रहे हैं। बिल्कुल, हेमंत जी भी हैं, बहुत बढ़िया आंसर। चलिए बढ़ें आगे, अगला क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है। अब हालांकि कैपिटल तो आपको सभी की पता होनी चाहिए। राजस्थान की जयपुर, कर्नाटक की बैंगलोर, आंध्र प्रदेश की, बोलो जल्दी से, अमरावती, और गुजरात की गांधीनगर। सो गाइस बढ़ते हैं आगे और जानने की कोशिश करते हैं अगले क्वेश्चन को क्या कह रहा है। आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, कह रहा है पहला भारतीय अमेरिकी यूएसए सीनेटर कौन है? पहला भारतीय अमेरिकी यूएसए का सीनेटर किसे बनाया गया है, ये आप सभी को बताना है और देखते हैं कौन सही आंसर करेगा, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है अमी बेरा, प्रमिला जयपाल, कमला हैरिस और राजा कृष्ण मूर्ति। तो व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन? सीनेटर कौन बनाया गया, जल्दी से बता दो। तो आप सभी को पता होगा, अभी हाल ही में कुछ समय इन द मीन्स कुछ महीनों पहले भारत में क्या किया गया, जल्दी से बोलो। भारत में किया गया मेरे प्यारे साथियों, क्या भारत कह रहा हूँ, अमेरिका में किया गया था, इलेक्शन हुआ था, ठीक है। इलेक्शन किया गया था या इलेक्शन हुआ था, बोलिए, ठीक है। इलेक्शन हुआ था जिसमें
जो बाइडन जीते थे। कौन जीते थे? जो बाइडन जीते थे। तो अभी कुछ समय पहले भारत ने क्या की, मोदी जी ने हमारे यात्रा भी की थी। कहाँ की? यूएसए की, जिसमें कमला हैरिस से भी वो मिले थे और साथ ही साथ में वो किससे मिले थे? जो बाइडन से भी मिले थे। बोलो यस और नो। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कमला हैरिस। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, जल्दी से बता दो। कमला हैरिस हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा झमाझम तरीके से। बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छे मेरे प्यारे दोस्त। चलो अगला क्वेश्चन ये रहा आप सभी की स्क्रीन पर। बिल्कुल बिल्कुल नेहा जी, बिल्कुल बहुत अच्छे। सभी प्यारे दोस्त बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं। बिल्कुल प्रशोन भैया बहुत बढ़िया। मोहम्मद इसरार बिल्कुल ज़बरदस्त आंसर है सभी बच्चों का। पुई पुई जी भी हैं, बिल्कुल सीमन सेम सभी बच्चे। सिद्धार्थ, भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय किस शहर में स्थापित किया जाएगा? जल्दी से बताओ। भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय, मतलब भारत में पहली बार रेलवे विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है, वो किस जगह पर स्थापित किया जाएगा आपको ये बताना है। तो कह रहा है बैंगलोर में, वडोदरा में, बनारस में या कोच्चि में। व्हाट इज द राइट एंड झमाझम आंसर ऑफ द क्वेश्चन? जल्दी से बोलो फटाफट। क्या बात है, बहुत बढ़िया, जल्दी जल्दी से आंसर करो। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, मैं आपको बता दूं, रेलवे का भारत में पहला विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है वडोदरा में। कहाँ बनाया जा रहा है? वडोदरा में। तो करेक्ट और झमाझम आंसर जो होगा, करेक्ट और झमाझम आंसर जो होगा, दैट इज बी इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। दैट इज बी इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। वडोदरा कहाँ स्थित है? तो आप तुरंत बता देंगे, ये स्थित है सर गुजरात में। सर ये स्थित है गुजरात में। बोलो यस और नो। ये कहाँ स्थित है मेरे प्यारे भाई? गुजरात में स्थित है। इस बात को ध्यान रखिएगा और सभी प्यारे बच्चे याद भी रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत का सबसे लंबा अंतरराज्यीय जलमार्ग है। अंतरराज्यीय जलमार्ग बताइए भारत का सबसे लंबा कौन सा है? बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार। देखिए अंतरराज्यीय जलमार्ग की अगर मैं बात करूं तो आपको पता होना चाहिए भारत में बेसिकली पांच और नेशनल वाटरवेज हैं। पांच के एक छः में कहोगे जो छठा है ना वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। छठवां बन रहा है, अभी प्रिपेयर नहीं हुआ, मतलब वो चालू नहीं हुआ। तो 5 तो चल रहे हैं, छठा बन रहा है। ठीक है, तो इसमें से आपको बताना है कुरनूल टू कडप्पा नहर, आपका कह रहा है दामोदर, संडिया टू धुबरी और हल्दिया टू इलाहाबाद। तो सबसे लंबा जो अंतरराज्यीय जलमार्ग है वो हल्दिया से लेकर के कहाँ तक है? बोलो आपका इलाहाबाद तक है। लगभग 1658 है ना, 1658 किलोमीटर के आसपास है। ये सबसे लंबा है और इसी को कहते हैं हम लोग नेशनल वाटरवेज 1। इसी को हम क्या कहते हैं? नेशनल वाटरवे 1 कहा जाता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा और इस बात को आप सभी प्यारे बच्चे याद रखिएगा। नेशनल वाटरवे 1 कहते हैं इसे। इस बात को सभी ध्यान रखेंगे। करेक्ट और झमाझम आंसर हो गया आप सभी का। डी इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया इसरार, बहुत शानदार, जबरदस्त आंसर करते हुए सभी बच्चे, बहुत शानदार। चलो बढ़ते हैं आगे और जानने की कोशिश करते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है डैश नदी को भारत की लाल नदी के रूप में भी जाना जाता है। जल्दी से बोलो। डैश नदी को भारत की लाल नदी के रूप में भी जाना जाता है। तो क्या करेक्ट आंसर होगा? गंगा नदी को, कोसी नदी को, दामोदर नदी को या ब्रह्मपुत्र नदी को? क्या करेक्ट आंसर होगा? जल्दी से बताओ। जबरदस्त। देखो आप सभी को पता होना चाहिए, यहाँ पर जो लाल नदी के नाम से जानी जाती है वो जानी जाती है रेड रिवर। किसे कहते हैं? रेड रिवर ब्रह्मपुत्र को कहते हैं। अब देखो ब्रह्मपुत्र की बात करते हैं। ब्रह्मपुत्र को चीन में बोला जाता है, चीन में बोलते हैं यार लुंग जैंगबो। जैंगबो ध्यान रखिएगा, ठीक है। जब ये तिब्बत में पहुंचती है, जब ये तिब्बत में पहुंचती है तो कहलाती है सैंगपो। क्या कहलाती है? सैंगपो। जब ये अरुणाचल में पहुंचती है, जब ये अरुणाचल में पहुंचती है तो ये कहलाती है दिहांग। दिहांग। जब ये असम में पहुंचती है तो कहलाती है ब्रह्मपुत्रा। क्या कहलाती है? ब्रह्मपुत्रा। और जब मेरे प्यारे भाई ये पहुंचती है बांग्लादेश में, बांग्लादेश में पहुंचती है तो ये मेरे प्यारे दोस्त क्या कहलाती है? जल्दी से बता दो। तो ये कहलाती है जमुना। क्या कहलाती है? जमुना। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक। तो कितने नाम हो गए ब्रह्मपुत्र के, आप खुद ही समझ गए हैं कितनी फेमस रिवर है। अब बात आती है तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? डी हो गया। दामोदर को कहते हैं बंगाल का शोक। दामोदर को कहते हैं बंगाल का शोक। इस बात को ध्यान रखिएगा सभी प्यारे बच्चे। बहुत बेहतरीन, शानदार आंसर कर रहे हैं जल्दी जल्दी से। बंगाल का शोक। कोसी को क्या कहते हैं? बिहार का शोक।
बिहार का शोक। और भैया गंगा के बारे में सभी लोग जानते हैं, बोलो हाँ या ना। ये भारत की सबसे लंबी, सबसे पवित्र नदी मानी जाती है, जो कि लंबाई 2525 किलोमीटर है। और ये वो नदी है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और बांग्लादेश में इस नदी का नाम, गंगा को क्या कहते हैं? पद्मा कहते हैं। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? बहुत शानदार। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से आंसर बताने की कोशिश करें। कह रहा है भारत सरकार ने किस वर्ष में सर्व शिक्षा अभियान, ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान, स्कूल चले हम स्कूल चले, सब पढ़े सब बढ़े, शुरू किया था? जल्दी से बोलो। 2001-2002, 2002-2003, 2003, 2004, 2004, 2005। क्या करेक्ट आंसर होगा? जल्दी से बोलो। सर्व शिक्षा अभियान। तो भैया अटल जी के समय में आया था, जो सर्व शिक्षा अभियान स्टार्ट किया गया था, अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में शुरू किया गया था। किसके समय में भैया? अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में शुरू किया गया था। इस बात को ध्यान रखिएगा। और 2003-04 में ये स्टार्ट हुआ था पूर्ण रूप से 2003-04 में इसे शुरू किया गया था। किसके समय में? अटल जी के समय में, या अटल बिहारी वाजपेयी भी आप कह सकते हैं। ये उस टाइम पे प्रधानमंत्री हुआ करते थे। इसका स्लोगन क्या था? इसका स्लोगन क्या था? सब पढ़ें और सब बढ़ें, सब बढ़ें। ये इसका स्लोगन था। इस बात को ध्यान रखिएगा और इस बात को सभी लोग याद रखिएगा। आगे आ जाओ। कह रहा है भारत को डैश डैश में परिवार नियोजन कार्यक्रम को आधिकारिक रूप से अपनाने के लिए दुनिया में डैश डैश देश के रूप में मान्यता मिली। तो बताओ भैया, पहला नंबर पर है 1952-50 में, दूसरे नंबर पर 1952 में, पहले नंबर पर 52 में, या दूसरे नंबर पर 1951 में। तो भारत को कब मान्यता मिली थी ये बताना है। तो देखो, भारत को पहला ये 1951 में आया था। कब आया था? भारत को पहला 52 में आएगा, 51 नहीं बेटा, हाँ 1952 में भारत को पहला है ना, या पहले, ठीक है, फर्स्ट नंबर पर रखा गया था। भारत को 1952 में, क्या बोलोगे आप? इस तरीके से लिख लो इसको। भारत को 1952 में परिवार नियोजन कार्यक्रम को आधिकारिक रूप से अपनाने के लिए दुनिया में पहला देश के रूप में मान्यता मिली थी। कब? जल्दी से बोलो। 1952 में मिली थी। इस बात को ध्यान रखिएगा और याद रखिएगा। तो यहाँ आ जाएगा फर्स्ट कंट्री, अंग्रेजी में उल्टा होता है ना, और इन ईयर क्या आ जाएगा? 1952। इन ईयर क्या आ जाएगा? 1952। तो आई थिंक सो इतनी बात आप सभी को याद होगी। तो जल्दी से बता दो, इतनी बात करेक्ट है? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत जानदार, बिल्कुल झमाझम। मोहम्मद इसरार पुई जी, बिल्कुल। नेहा, सीमंत, बिल्कुल भाई सेम हमारे। सिद्धार्थ भैया, नेहा वेरी गुड। विदुषी बिल्कुल। अनु बिल्कुल भैया। रुचि वेरी गुड। सभी बच्चे अच्छा आंसर कर रहे हैं। वो कोशिश भी बहुत बढ़िया है। रॉकी भैया की कोशिश बहुत बढ़िया है। एनके यादव भैया की कोशिश बहुत बढ़िया है। जबरदस्त आंसर सभी लोग कर रहे हैं। ठीक है, चलो आगे आ जाओ भैया। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण, बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम वर्ष में पारित किया गया था। तो किस वर्ष पारित किया गया था आपको ये बताना है। 1982 में, 1987 में, 1995 और 1999। तो जल्दी से बताओ। बीमा नियामक प्राधिकरण इसे कहते हैं द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जल्दी से बताओ तो ये एक्ट कब आया था? तो सभी को पता है। अभी इसी को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? बोलो जल्दी से। इसी को शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है इरेडा। क्या बोलते हैं? इरेडा। कब आया था? 1999 में इस एक्ट को पास करके लाया गया था, जो कि इंश्योरेंस सेक्टर को क्या करता है? रेगुलेट करने का भारत में काम करता है। इस बात को ध्यान रखेंगे और सभी प्यारे बच्चे याद भी रखेंगे। बहुत बेहतरीन आंसर सभी ने दिया है। आई होप सो कि आप सभी लोग बहुत बेहतर तरीके से चीज़ों को समझ पा रहे होंगे और चीज़ों को कर पा रहे होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? तो जल्दी से बताइए। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? अहमदाबाद में स्थित है, दिल्ली में, हैदराबाद में, या मेरे प्यारे भाई जयपुर में स्थित है? जल्दी से बोलो करेक्ट आंसर क्या होगा। बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार, बिल्कुल झमाझम आंसर आता हुआ भैया। जल्दी से सभी लोग मुझे बताएं कि राष्ट्रीय पुलिस अकादमी जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से स्थापित की गई थी, वो कहाँ स्थापित की गई थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का हैदराबाद।
क्या हो जाएगा बिल्कुल भैया, हैदराबाद इज द झमाझम एंड राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। हैदराबाद इज द झमाझम एंड राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं आगे और जानने की कोशिश करते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा क्वेश्चन, कह रहा है मेरे प्यारे भाई कि किस राज्य में साक्षरता का स्तर सबसे कम है। ये बात तो मुझे लगता है सभी को पता है, जल्दी से बता दो साक्षरता का स्तर सबसे कम कहाँ है, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, राजस्थान में या मध्य प्रदेश में। जल्दी से बोलो कहाँ पर है मेरे प्यारे दोस्त, जल्दी से बता दो। बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार, बहुत जानदार, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो साक्षरता का जो लिटरेसी रेट है वो सबसे कम है बिहार में, लगभग 61.8% के आसपास का है। ये अप्रॉक्सीमेट है, 61% आप याद रख सकते हैं। तो करेक्ट और झमाझम क्या हो जाएगा आंसर, जल्दी से बताओ। बी इज द झमाझम आंसर ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है, बी इज द झमाझम आंसर ऑफ द क्वेश्चन। तो लिटरेसी रेट काफ़ी कम है बिहार का, राजस्थान भी है लिटरेसी रेट में काफ़ी कम आता है, अरुणाचल प्रदेश भी काफ़ी कम आता है, ठीक है। बिल्कुल 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 झमाझम आंसर सभी बच्चे दे रहे हैं, बिल्कुल दिल खुश कर दिया भैया, क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलो आगे बढ़ता हूं मैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, शक काल पर आधारित राष्ट्रीय कैलेंडर कहां से अपनाया गया था। देखो जल्दी से, या कब अपनाया गया था या कहां से अपनाया गया था, ये बात आपसे पूछना चाह रहा है। तो आप सभी को पता होना चाहिए 22 मार्च 1950, 1 जनवरी 1950, 22 मार्च 1957 और 22 अगस्त 1952। तो जो राष्ट्रीय कैलेंडर है, सबसे पहले शक संवत की बात करता हूं मैं। देखो अगर मैं शक संवत की बात करूं तो इस बात को ध्यान रखिएगा, जो शक संवत है इसी को बोलते हैं अंग्रेजी में शक एरा। क्या बोलते हैं इसी को अंग्रेजी में, शक एरा के नाम से जाना जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। बात क्लियर हुई, शक एरा के नाम से जानते हैं हम इसे। दूसरी बात क्या है उसे समझने की कोशिश करिए। कहते हैं ये शुरू करा गया था कनिष्क के द्वारा, कनिष्क ने इसे शुरू किया था, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब अगर मैं कनिष्क के बाद की बात करता हूं तो कहा जाता है मेरे प्यारे भाई, क्या कहते हैं कि कनिष्क ने इसे शुरू किया था और भारत सरकार ने इसे जो अपनाया था वो अपनाया था 1957 में। कब अपनाया था, 1957 में 22 मार्च को। कब, 1957 में 22 मार्च को इसे अपनाया गया था। इस बात को सभी लोग ध्यान रखिएगा और सभी लोग याद भी रखिएगा। जो कि भारत सरकार इस कैलेंडर का इस्तेमाल करती है, या कह सकते हो इसके आधार पर राष्ट्रीय कैलेंडर को बनाया गया उसका इस्तेमाल करती है। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे आंसर सभी लोग दे रहे हैं और ऐसी उम्मीद है मुझे कि आप लोग बहुत अच्छा आंसर दे नहीं रहे हैं, मतलब बहुत अच्छा करेंगे भी, ऐसी भी मैं उम्मीद रखता हूँ। अच्छा एक क्वेश्चन, एक सेकेंड, ये रहा, कह रहा भारत का राष्ट्रीय जैव विविधता अधिनियम कब अस्तित्व में आया। क्या कह रहा है भैया, भारत का राष्ट्रीय जैव विविधता अधिनियम कब अस्तित्व में आया, आपको ये बताना है। व्हेन डिड नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्ट ऑफ इंडिया केम इनटू एग्जिस्टेंस। तो जल्दी से बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा। 1998, 2001, 2002 और 2003। व्हाट इज द राइट एंड करेक्ट आंसर, टेल मी गाइज फास्ट। 1998, 2001, 2002 और 2003। तो व्हाट इज द राइट वन आंसर ऑफ द क्वेश्चन। तो बायोडाइवर्सिटी जो हम यहाँ पर एक्ट आया था वो कब आया था, 2002 में आया था। इस बात को ध्यान रखिएगा। देखो जैव विविधता वो स्थान होता है जहाँ का इकोलॉजिकल सिस्टम, जो इकोलॉजिकल सिस्टम है वो बहुत बेहतर होता है, ठीक है। फॉर किसके लिए, फॉर फ्लोरा एंड फोना, फ्लोरा एंड फोना। अब ये फ्लोरा और फोना क्या होते हैं, इन्हीं को हम कहते हैं जीव और वनस्पति। क्या बोलते हैं, जीव और वनस्पति। फ्लोरा और फोना क्या कहलाते हैं, जीव और वनस्पति के नाम से जानते हैं। जहाँ इनके ना सुख, समृद्धि, खुशहाली या सुरक्षा की बात आती है, ये वो एरिया होता है, इकोलॉजिकल एरिया होता है, इकोलॉजिकल सिस्टम होता है, जिसमें ये बहुत ही बेहतर तरीके से अपने आप को ग्रो कर पाते हैं, अपने आप को सिक्योर महसूस कर पाते हैं। ये वो एरिया है, उसी को हम रखते हैं किसमें, जैव विविधता में रखते हैं, या कहते हैं बायोडाइवर्सिटी में रखते हैं, ठीक है। बिल्कुल पारिस्थितिकी तंत्र का पार्ट है ये, इकोलॉजिकल सिस्टम का, पर्यावरण का हिस्सा है, ठीक है। हाँ, एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार बनेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा और सभी बच्चे याद भी रखिएगा। कह रहा है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान केंद्रीय शक्तियों जर्मनी और उसके सहयोगियों द्वारा हमला किया गया एकमात्र भारतीय शहर
कौन सा है? अब देखो सोच समझ के आंसर बताइएगा कि वो कौन सा भारतीय शहर है जिस पर क्या प्रथम विश्व युद्ध के दौरान केंद्रीय शक्तियों जर्मनी और उसके सहयोगियों द्वारा हमला किया गया एकमात्र भारतीय शहर कौन सा है? किस पर हमला किया गया था या किसको रखा गया था टारगेट पे? पणजी को, मुंबई को, चेन्नई को और कोलकाता को? जल्दी से बोलो क्या करेक्ट आंसर होगा? बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त भैया, जल्दी से बता दें सभी लोग, जल्दी से बता दें। बहुत ही बेहतरीन, बहुत शानदार भैया, बहुत शानदार, जानदार, जबरदस्त, बहुत अच्छे, क्या बात है। देखिए यहाँ पर कुछ लोग आंसर पणजी कर रहे हैं, कुछ लोग मुंबई कर रहे हैं, कुछ चेन्नई कह रहे हैं। हाँ, तो मल्टीपल ऑप्शंस आ रहे हैं आप सभी के। बिल्कुल नेहा जी, बिल्कुल ज़बरदस्त आंसर है बेटा। मोहम्मद इसरार साहब बहुत ज़बरदस्त आंसर दे रहे हैं हमारे। और बिल्कुल यहाँ पर रॉकी राज, बिल्कुल भैया। सिद्धार्थ हमारे, बिल्कुल। सीमंत जी, सैम कूल, बहुत बेहतरीन आंसर सभी लोग दे रहे हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन पर एक बात ज़रूर ध्यान रखिए और याद रखिए आप सभी प्यारे बच्चे कि करेक्ट और राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? जल्दी से बोलो, करेक्ट और राइट आंसर क्या हो जाएगा? चेन्नई इज़ द झमाझम आंसर ऑफ द क्वेश्चन। चेन्नई पर किया गया था, इस बात को आप ध्यान रखेंगे और इस बात को सभी बच्चे याद भी रखेंगे। बोलो मुद्दा क्लियर सभी को? जल्दी से बता दें, मुद्दा क्लियर सभी प्यारे दोस्तों को? बहुत शानदार, बहुत जानदार, बहुत झमाझम, बिल्कुल करेक्ट आंसर देते हुए सभी बच्चे, बिल्कुल ज़बरदस्त आंसर आता हुआ। चलो अब देखो भैया, मैंने आप सभी को एक बात बताई थी, वो क्या है कि देखो अब है दिवाली, आपको भी पता है दिवाली है, तो बात सही है, बोलो हाँ या ना। कल है दिवाली, मतलब है कल 4 नवंबर, तो कल आप सभी को दिवाली के उपलक्ष्य में अड्डा 247 कुछ ले करके आया है। देखो ज़बरदस्त धमाका तो चल ही रहा है, दिवाली धमाका नहीं बोलते हैं, दिवाली धमाका। तो आप सभी लोग दिवाली धमाका का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 12 महीने का जो सब्सक्रिप्शन था बिहार महापैक का, उसे बढ़ा करके डबल वैलिडिटी कर दी गई है, मतलब 12 महीने और जोड़ दिए गए हैं, मतलब कुल मिला के अब हो गया 24 महीने, ठीक है। और इसी के साथ में प्लस क्या मिलेगा? 77% का डिस्काउंट मिलेगा। कितने का डिस्काउंट मिलेगा? 77% का डिस्काउंट। और बिहार महापैक में आपके सारे एग्ज़ाम कवर हो जाएंगे, चाहे वो बीपीएससी का एग्ज़ाम हो मेरे प्यारे भाई, चाहे वो बिहार पुलिस का एग्ज़ाम हो, ठीक है, मतलब सारे बैच ऐड हैं इसमें, चाहे आपके बिहार फायरमैन का एग्ज़ाम हो, चाहे बिहार एसएससी का एग्ज़ाम हो, समझ रहे हैं, और चाहे बिहार में आपका जो टीचिंग का एग्ज़ाम है वो हो, सारे एग्ज़ाम आपके कवर होने वाले हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा इस अकेले महापैक में। और मैं बता दूं, इस महापैक में आपको लगभग 750 घंटे की लाइव क्लास दी जा रही है, प्लस इसमें 510 मॉक टेस्ट हैं, जो कि टेस्ट कह सकते हो आप दे पाओगे, और 110 के आसपास में ई बुक्स हैं। अब आप सोच लीजिए इन सब की कीमत जो है वो बहुत बहुत ना के समान, लेकिन वो ना के समान जो कीमत है वो क्या है वो मैं आपको आज दिखा भी देता हूँ और समझा भी देता हूँ, ठीक है। क्योंकि देखो ये भी आपका वही है, दबंग बिहार का बैच है, पुलिस का और फायरमैन का ये इंडिविजुअल। अगर आप महापैक नहीं ले पा रहे हैं तो उसके लिए ये है, ठीक है, ये इंडिविजुअल टारगेटेड बैच ले सकते हैं आप सभी लोग। उस सभी के लिए आप सभी को कोड यूज़ करना होगा Y361। क्या कोड यूज़ करोगे भैया? Y361 कोड यूज़ करोगे और बेहतरीन तरीके से ये डिस्काउंट पा जाओगे। लेकिन अब आपके मन में एक बात आएगी, वो बात क्या है कि सर अब आप हमें ये बता दीजिए गुरुजी कि ये कैसे हम परचेज़ कर सकते हैं। तो आप जाओगे कहाँ पर? यहाँ पर गूगल पे गए और आपने लिखा क्या? अड्डा 247। देखो ये खुल करके आ गया, बोलो जल्दी से यस और नो। अब आप गए ऑल कोर्सेज में, गए कहाँ? स्टेट में, हमारा प्यारा बिहार ये रहा। जैसे बिहार पर पहुँचे, देखो बिहार पर कुछ दिखाई दिया, बिहार पर कुछ दिखाई दिया, जल्दी से बताओ बिहार पर कुछ दिखाई दिया कि नहीं दिया? तो आप कहोगे सर बिल्कुल दिखाई दे रहा है, मेरे तो सामने आ गया गुरुजी, कोई दिक्कत ही नहीं है मुझे, आ गया सर, बिल्कुल। अब देखो ये है बिहार का महापैक, देखिए आपके सामने खुल के आ रहा है। आप देखिए 12 और प्लस 12, 12
बोलो हाँ या ना। 12 + 12 मतलब डबल वैलिडिटी हो गई कि नहीं हो गई? कुल मिलाकर के 24 महीने की, कुल मिलाकर के कितने महीने की? 24 महीने की वैलिडिटी। 110 ई बुक, 750 घंटे लाइव क्लास और 509 मॉक टेस्ट। वही 509 510 हमने आपको बताए थे। बोलो हाँ या ना। अब बात करते हैं भैया व्यू की। देखो व्यू ऑफर पर गए, इस तरीके से ओपन होके आ गया। यहाँ पर आप अपना ईमेल डाल देंगे। क्या डाल देंगे? ईमेल डाल देंगे, जो कि जीमेल है, कुछ भी हो सकता है आपका, ठीक है। जीमेल आईडी डाल देंगे। क्या डाल देंगे? जीमेल डाल देंगे। यहाँ पर कोड मांगेगा तो ये कोड यूज़ करेंगे Y361। अप्लाई कर दीजिए। देखिए फीस कितनी कम हो गई आपकी, मात्र 2070 रुपये। मात्र और मात्र 2070 रुपये में आपको एडमिशन मिलेगा। और भैया 2070 रुपये होते कितने हैं? अब जरा जोड़ लो। 750 घंटे की लाइव क्लास, 7 या 21, 3 रुपये की क्लास पढ़ रही। मतलब एक दिन जब आप पूरे दिन पढ़ेंगे क्लास, ठीक है, 3 घंटे की 4 घंटे की जो क्लास है, डेली जो पढ़ेंगे पेड क्लास, उसकी मात्र कीमत ली जा रही है 3 रुपये क्लास की। उसमें भैया ये तो फ्री है, क्या टेस्ट फ्री हैं 510, ई बुक्स फ्री हैं और 2 साल की वैलिडिटी है। तो भैया ये मौका जाने ना दें, नहीं तो बाद में यही आपको फिर 8000 का मिले तो फिर हमसे नहीं कहना कि गुरुजी बताया नहीं आपने। तो आप सभी लोग इससे जुड़ सकते हैं और इससे जुड़ेंगे तो आप हमसे अपने आप जुड़ जाएंगे। तो कोड यूज़ करना बिल्कुल ना भूलें, Y361। क्या है बेटा? Y361 कोड को यूज़ करना बिल्कुल भी ना भूलें, बेहतरीन तरीके से यूज़ करें, ठीक है भैया। तो आज के लिए मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग अब हमें क्या दें, इजाज़त दें और हम सभी लोग मुलाकात करेंगे अगले सेशन में। कब करेंगे भैया? अगले सेशन में मुलाकात करेंगे और बेहतरीन तरीके से आगे चलेंगे। सो गाइज आज के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। और सबसे पहले अड्डा परिवार की ओर से आप सभी प्यारे बच्चों को हैप्पी एंड प्रॉस्पर दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। जय हिंद।